नैब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और सर उसमें कोई मुनासिब चीज़ें भी हैं, लेकिन वो चीज़ें माजी में बहुत ही मुतनाज़ा रही हैं, जैसे टैक्स केसेस या लैप्स, प्रोसीजरल लैप्सेस, डिसीजंस ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो तमाम चीज़ें इसके परव्यू से निकाल दी गई हैं एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं? क्या ऑर्डिनेंस का रास्ता दुरुस्त रास्ता है? देखिए, चूंकि नैब का जो कानून है वो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। इस वजह से इसको अमेंड किया पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई अर्जेंसी हो तो उस सूरत में एक ऑर्डिनेंस इश्यू हो सकता है। वो चंद दिनों रहता है, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है जब तक कि उसको दोबारा पार्लियामेंट के सामने ना पेश किया जाए। तो वो एक प्रोविजन तो है, तो उसके तहत ये चीज खुली है। अब ये है कि कोई अर्जेंसी तो नहीं थी, एक तरीका मौजूद था कानून में जिसके तरीके से एक नया चेयरमैन अपॉइंट हो सकता था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने ये चीज की ताकि उसको कंटिन्यूएशन दी जाए। और सर तो कुछ चीजें कानूनी तौर पर जी कुछ चीजें थी जिसे हुकूमत कहा करती थी कि अपोजिशन एनआरओ चाहती है, हम अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेशन के मामला और जितनी फेडरल और गवर्नमेंट की कमेटीज़ हैं, कैबिनेट के फैसले एनईसी के हैं, ईसीसी के हैं, एक्निक के, सीडीडब्ल्यूपी के, वो तमाम चीज़ें, एनईसी का फैसला, एनएफसी का है, वो सारे इसके परव्यू से निकाल दिए गए। प्रोसीजरल लैप्सेस उसको इसके परव्यू से निकाल दिया गया। इसी तरीके से जो एडवाइस देगा कोई फेडरल गवर्नमेंट का या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसके नतीजे में कोई भी जो अगर कोई इशू आता है तो वो भी इसके परव्यू से निकाल दिया गया, अनलेस को उसके नतीजे में कोई एसेट क्रिएशन या ऐसी चीज़ें मेलाफाइडी इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो वो चीज़ें जो कहा जाता था कि ये गलत है कानून के अंदर, आप पकड़ के बंदा अंदर डाल देते हैं बिला वजह से, तो वो चीज़ें अब खुद हुकूमत ने अंदर डाल दी हैं। कोई इसकी लॉजिक समझ आती है आपको, आप क्यों डाली है हुकूमत ने? अब देखिए, बात उसमें यह है कि जो किसी अदारे की जिस किस्म का जुडिशल काम करती है उसकी जुरिस्डिक्शन की डिटर्मिनेशन तो कानून के तौर से हो सकती है प्रोसीजरली। तो ये अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है तो ठीक है, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में जाएगा फिर देखा जाएगा कि पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल कानूनी तौर पर उनको हक हासिल है और वो उन्होंने कर दिया। और गलत या सही, बदनीयती पे मबनी है या नहीं है वो और बात है। और जो केसेस पहले से जस्टिस साहब इसके ऊपर चल रहे होंगे इन्हीं प्रोसीजरल लैप्सेस के ऊपर या किसी एनईसी या फेडरल कैबिनेट के फैसले के ऊपर या पब्लिक ऑफिस होल्डर की ओपिनियन के ऊपर, शायद खाकान का, एहसन इकबाल का, पता नहीं और कई ऐसे केसेस होंगे, अगर वो इस जुमरे में आ गए फिर क्या होगा उनका? नहीं, देखिए, जो जो केसेस चल रहे थे वो तो पुराने कानून के तहत थे ना, तो वो तो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। उनका फैसला तो उस पुराने कानून के तहत होगा। आइए, जो लेजिस्लेशन होता है ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। तो प्रोस्पेक्टिव तरीके से आइंदा अगर कुछ होगा तो वो तो इस नए कानून के तहत से होगा। आइंदा तो फिर वो पीटीआई का ही रौला सामने आना था, वो तो फिर कवर हो गया, वो बच जाएंगे उससे। जी हाँ, बिल्कुल। और मकसद मेरे ख्याल में यही था शायद। हाँ। मकसद भी आपको भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है कि पीटीआई ने अपने लिए एनआरओ क्रिएट कर लिया। सर एक चीज़ और बता दें, चेयरमैन नैब के लिए 4 साल की एक मुद्दत जब तक इत्तेफाक राय ना हो एक्सटेंशन, और फिर 4 साल की दूसरी मुद्दत की प्रोविजन है। आमतौर पर गवर्नर स्टेट बैंक या चेयरमैन नैब के लिए दूसरी मुद्दत को तजवीज़ नहीं किया जाता कि वो फ्री ऑफ एनी फियर और फेवर वो अपना काम इंडिपेंडेंटली एक टर्म में करें और घर चले जाएं। तो आपको लगता है ये मुनासिब है दूसरी टर्म की प्रोविजन डालना? देखिए, बात कानून में तो ये है कि एक नया चेयरमैन 4 साल के बाद इलेक्ट होगा। अगर उसी चेयरमैन को बना दिया जाए तो उसमें कोई गलत काम तो नहीं होगा, कर सकते हैं, लेकिन उसूलन तो नहीं करना चाहिए। उसूलन तो आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि एक ऐसी पोजीशन जिस तरह नैब चेयरमैन की होती है, इसमें तो एक आदमी को काम करके चला जाना चाहिए। इसी वजह से ये पुराना कानून था जो अब अमेंड हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा था नॉन एक्सटेंडेबल। तो अब वो नॉन एक्सटेंडेबल की प्रोविजन उन्होंने निकाल दी, ताकि अब इससे साफ जाहिर है कि चाहते यही हैं कि अगर कोई आदमी उनके मकसद से काम कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ा दिया जाए उसकी टेंडर को। ये मकसद है सारा। तो इसमें बदसूरत बदनीयती तो जाहिर सामने नजर आती है। अब पार्लियामेंट के सामने जब ये कानून जाएगा नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल बदनीयती साफ नजर आती है। अब देखना है कि पार्लियामेंट पर जब जाएगा ये केस तो पार्लियामेंट उसको एग्जामिन करेगी तो उस वक्त चीजें सामने आएंगी। तो शाहिद उस्मानी साहब, अगर तो बदनीति एस्टैब्लिश हो रही हो जो बतौर जज आप बेहतर बता सकते हैं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ले जाया जा सकता है, चैलेंज हो जाएगा। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ये यकीन होगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मसलन ये जो कंसल्टेशन वाला मामला है, दूसरी चीजें हैं जिसके बेसिस पर
ये सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले केस है, अरसन जहर वली का केस है, दूसरे केसेस हैं, बहुत से नैब के केसेस हैं जो कि जिसकी बिना पर ये नैब ऑर्डिनेंस चल रहा था, वो सब चीजें सामने आएंगी। तो ये चैलेंज तो यकीनन होगा ही, लेकिन बारह सूरत ये कानूनी तौर पर कर सकते हैं।